हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूं, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से हल करेंगे और आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं शुरू करता हूं। आज का जो पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 4 का, वो है 1000 रुपया का 2% वार्षिक दर से 1 साल का मिश्रधन निकालें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है मिश्रधन निकालना है। पी का वैल्यू दिया गया है 1000 रुपया, टी का वैल्यू है 1 वर्ष और आपका आर का जो वैल्यू है 2% है। ठीक है, ए का मान पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस आई का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो फॉर्मूला ना लिख करके मैं सीधे मान रखता हूँ उस पर। एस आई का वैल्यू आ जाएगा 10 से कम 10 दूना 20 रुपया। ठीक ना, एस आई का वैल्यू 20 रुपया। पूछा था क्या, मिश्रधन। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एस आई। पी का वैल्यू है 1000 प्लस में ब्याज आया है 20, तो 120 रुपया। इसका आंसर हो गया सही, इसका राइट आंसर हो गया 120 रुपया। अगला प्रश्न है 2500 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन निकालें। चलिए, ये भी मिश्रधन निकालने का ही क्वेश्चन है। तो सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। एक प्रश्न को 2-3 प्रश्न बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। पी का वैल्यू 2500 रुपया, टी का वैल्यू, आर का वैल्यू, ए का वैल्यू पूछा है। तो देखिए समय जो है 2 वर्ष है, यानी टी का 2 वर्ष। ठीक है, और आर का जो वैल्यू है वो है 10%। आर का वैल्यू 10% प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं एस आई का मान निकालूंगा। 2500 गुना 2 गुना 10 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 25 दूना 50, 50 देगा 500 रुपया। क्या आ गया इसका ब्याज। तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा पी प्लस एस आई। पी का मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन का मान 2500 है, प्लस में 500, तो हो जाएगा 3000 रुपया मिश्रधन। ये हो गया आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आप देख लीजिए, कहीं भी अगर दिक्कत लगे तो हमें आप कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में और भी सुधार कर सकूं। बोर्ड पे लाइट आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत है अभी। मैं कोशिश करूंगा कि इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व कर दें, या फिर जिस जगह पे लाइट आएगी वहां पे नहीं बताते हैं। ठीक ना, चलिए मैं कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ममता ने किसी वित्तीय संस्था में 1000 रुपया लगाया और 3 वर्ष पश्चात उसे 1331 रुपया वापस मिले, तो प्रतिशत दर पूछा है कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पी का वैल्यू, ए का वैल्यू, आर का, टी का। ठीक ना, ये चारों वैल्यू जो है हम क्वेश्चन को देख के पढ़ के हम मान को रखते हैं। पी का वैल्यू जो है वो 1000 रुपया है, इसका दिया हुआ है 1331 रुपया। आर का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो वाट, और समय का जो वैल्यू है वो 3 वर्ष है। ठीक है, इधर लाइट आ रहा है इसलिए मैं ये कॉर्नर से बता रहा हूं। अब देखिए क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ए का फॉर्मूला लगाते हैं
पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पे पावर n। तो ए का वैल्यू पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम देखेंगे वो फॉर्मूला को समझ ले। ए का वैल्यू 1331, पी का वैल्यू 1000, 1 प्लस आर बट्टा 100 पे पावर 3। अब देखिए इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो बाकी सबको क्या करेंगे, हम ये साइड में ले आते हैं। अब देखिए 1331 बट्टा 1000। अब ये क्यू है, इधर आ जाएगा घनमूल में 3, इधर क्या बच गया आपका 1 प्लस आर बट्टा 100। इसको हम अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस आर बट्टा 100। यहाँ भिन्न का जोड़ हम निकाले हैं, ठीक। अब देखिए 1331 का घनमूल जो होता है वो होता है 11 और 1000 का घनमूल होता है 10। 100 प्लस आर बट्टा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1100, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 10r। 1100 माइनस 1000 बराबर 10r, ठीक है ना। तो ये घट जाएगा तो बचेगा 100 बराबर 10r। अब ये 10 से 100 कट गया, इसीलिए r बराबर 10% इसका आंसर हो जाएगा। r बराबर 10% इसका आंसर हो गया। तो समझ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें आप ज़रूर कमेंट करें। इसका आंसर हो गया 10%। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपया तथा 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात करें। 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपया और 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। तो चलिए इसको हम सिंपल तरीका से समझते हैं। 2 साल में 900 रुपया, ठीक है, 4 साल में 1200 रुपया। अब देखिए 2 साल में 900, 4 साल में 1200। तो हम इसका एक एक नियम से निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 वर्ष में 300 रुपया, ठीक है, ब्याज। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, 150 रुपया 1 साल में हो जाएगा, ठीक है ना। 1 साल में 150 रुपया। अब देखिए जब मेरा 1 साल का ब्याज 150 रुपया है तो 2 वर्ष का ब्याज, इसीलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्ष का निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने और पहले ही निकाल रखा है। चलिए देखिए 2 वर्ष का ब्याज आ गया 300 रुपया। तो अब क्या कर देते हैं, फॉर्मूला है A बराबर P प्लस I, ठीक है। तो 2 वर्ष में जो धन है वो 900 होता है, यानी कि मिश्र धन, ठीक है। P प्लस I जो है वो 2 वर्ष में 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो P का मान पूछा है, मूलधन का मान। तो देखिए 900 माइनस 300 बराबर P, इसीलिए P बराबर 600 रुपया इसका जो है आंसर है। इस तरह का प्रश्न जब भी देता है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, ज़्यादा लॉन्ग लेके चलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग लेके चलेंगे तो टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें
आप ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी त्रुटि ना रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से जो अपने से मतलब खुद का 8/5 गुना हो जाता है। तो चलिए देखिए, टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक ना। टी का वैल्यू 5 वर्ष, हम पी को मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो बोला था 8/5 गुना हो जाता है, ठीक ना। खुद का 8/5 गुना होता है, तो खुद कितना है, x है, इसका 8/5 गुना कितना हो जाएगा, 8x/5। अब इसी से हम क्या करेंगे, एस आई का मान निकालते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस पी। तो a का है 8x और मेरा p का वैल्यू कितना है, x, कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, हम इसको भिन्न का घटाव निकालते हैं। तो 8x माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा, 3x/5। ये आपका आ गया क्या, साधारण ब्याज। आर का वैल्यू पूछा है, आर का वैल्यू पूछा है, तब हम आर का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पे हम मान रखते हैं, ठीक। एस आई बराबर पी गुने टी गुने r/100, ये देखिए फॉर्मूला है। अब देखिए एस आई कितना आ गया मेरा, 3x/5, 3x/5, इसका x, टी का वैल्यू 5, आर को तो नहीं पता है, आर का आर छोड़ दिए, बट्टा में 100, 5 से कट गया 20 बार में, ठीक है, 5 से कट गया ये 4 बार में, x से x यहाँ कैंसिल कर दिए। अब यहाँ बच गया 3, ये बट्टा में है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये r है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो r गुने 1 r होगा, 4 गुने 3 12% इसका आंसर हो गया। इसका जो हल हुआ, राइट आंसर 12%। क्वेश्चन देख के समझिए। लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा, सामने से देखिए, लाइट अगर हम जलाते हैं तो कुछ बोर्ड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए रहने देते हैं, लाइट कम है, कोई बात नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 छात्रों के अंकों का औसत 65 है। यदि प्रत्येक छात्रों के अंकों में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नए अंकों का औसत क्या होगा। टोटल विद्यार्थी 40 है, औसत 65 है, तो हम इसका योगफल निकालते हैं, ठीक ना। आपको पहले भी बताया औसत के बारे में। 40 विद्यार्थियों का औसत जो है 65 है, ठीक है। इसका टोटल निकालते हैं, कुल योग 40 गुने 65, तो हो जाता है 4 × 24, 240, 240
5 चौके 20, 6 चौके 24, 2600 हो जाता है, ठीक ना। टोटल कितना आ गया 2600। अब कहता है प्रत्येक विद्यार्थी में 5 अंक की वृद्धि कर दी जाए। प्रत्येक में क्या 5 अंकों की वृद्धि। तो 40 में 65 को गुना किए 2600 आ गया। अब 5 अंकों का वृद्धि कर देते हैं। तो एक विद्यार्थी पे 5 अंक, तो 40 विद्यार्थी पे 200 अंक। इसीलिए चालीस विद्यार्थियों का बढ़ा अंक कितना हो जाएगा 40 गुने 5 बराबर 200, ठीक। अब 200 बढ़ा, पहले था 2600। अब 2600 में 200 को ऐड करते हैं तो नया योग कितना हो जाएगा, नया योगफल जो हो जाएगा वो 2600 प्लस 200 2800, ठीक है। इसीलिए औसत पूछा है ना, नया औसत क्या होगा, औसत बराबर हो जाता है परिमाणों का कुल योग बटा परिमाणों का कुल संख्या। कुल योग 2800 आ गया, संख्या कितना है 40, ये कट गया 70। तो नया औसत कितना हो जाएगा 70। नया औसत 70 हो गया। फिर से समझा दें, चलिए समझते हैं। देखिए 40 विद्यार्थियों का औसत 65 है। औसत का मतलब होता है एक का मान, ठीक ना। तो टोटल का मान हम निकाल दिए, मल्टीप्लाई करके कितना है 2600 आया। अगर बोला जाए आपको कि एक खिलौने का कीमत 5 रुपया तो 10 खिलौने का 50 रुपया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे औसत दिया हुआ था 65, टोटल विद्यार्थी 40 है, सबका मान निकाल दिए हम 2600। अब कहता है एक विद्यार्थी पे 5 अंक बढ़ता है, तो विद्यार्थी की संख्या कितना है 40, तो कितना अंक बढ़ जाएगा 200 अंक बढ़ेगा। तो वही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं 40 गुने 5 200। अब ये जो अंक बढ़ा है वो तो उसमें जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये विद्यार्थी को ही तो मिला है 5 अंक। तो पहले 2600 जोड़ के आया था, अब 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2800। यानी कि अब टोटल योग हो गया 2800। औसत पूछा है, औसत का फॉर्मूला होता है परिमाणों का कुल योगफल बटा परिमाणों का कुल संख्या। कुल योगफल 2800 आया है, संख्या कितना है 40 विद्यार्थी हैं, डिवाइड कर दिए 70 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन में अगर एक डिजिट भी गलत सेट हो गया तो मैथ ही गलत हो जाता है, सवाल ही गलत हो जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि खुद से प्रश्न सेट करने में ना थोड़ा सा गलतियां हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 60 से ऊपर और 70 के नीचे की सभी सम संख्याओं का औसत का मान निकालना है। 60 से ऊपर और 70 से नीचे सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। सम संख्या बोला है, विषम नहीं बोला है। तो 60 से ऊपर सम संख्या 62, ठीक है, फिर 64, 66, 68। 70 से नीचे 60 से ऊपर तो ये 4 संख्या है, टोटल संख्या 4 है, ठीक ना। देखिए क्या बताए थे, औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है परिमाणों का योगफल बटा परिमाणों का संख्या। तो परिमाण मेरे पास कितना कितना है 62, 64, 66, 68। ये कहाँ से आया, ये प्रश्न में दिया गया है कि 60 से ऊपर और 70 से नीचे लेना है। तो 60 से ऊपर 61 होता है, लेकिन वो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। 63 भी होता है, वो विषम संख्या है। हमें सिर्फ बोला गया है सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या बस यही 4 है, तो बट्टा में 4 रखे हैं। अब इसको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 8 6 14, 4 18 2 20, हाथ में 2, 6 6 12, 24 2 26, बट्टा में 4। ये कट जाता है आपका 4 6 24 और 4 5 20, 65 हो गया औसत। इसका राइट आंसर 65। चलिए अगला प्रश्न है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है।
5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता का उम्र जोड़ दिया जाए तो उनका नया औसत जो है वो 7 वर्ष बड़ा हो जाता है, मतलब 7 वर्ष ज़्यादा हो जाता है। तो पिता का उम्र ज्ञात करें। देखिए ये सारा सवाल औसत से ही है। औसत में बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, तो जो जूनियर बच्चों के लिए ज़रूरी है मैं उस क्वेश्चन को सेट किया हूँ ताकि उन्हें बेसिक से आसानी से और सरल भाषा में समझ में आ सके। तो देखिए क्या बोला गया, 5 बच्चों का औसत आयु 8 वर्ष है। औसत मतलब एक का मान। 5 बच्चों का औसत आयु 8 है, ठीक ना। तो 5 बच्चों का कुल योग, कुल आयु का जो योग हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, औसत मतलब एक का मान। यहाँ 5 विद्यार्थी है या फिर 5 बच्चे हैं तो 8 5 40 हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में, यदि बच्चों की उम्र में पिता का उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत था 8, अब पिता का उम्र मिला देते हैं तो औसत 7 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पहले 7 बढ़ गया तो 15। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पहले 5 बच्चे थे, अब एक उसमें उनके पिताजी को भी शामिल किया गया है, तो कितना हो गया संख्या, अब 6। प्रश्न से अब 6 व्यक्ति हो गए, ठीक ना। 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा, पहले 8 था अब 7 बढ़ गया तो हो गया 15। ये है 6 व्यक्ति का, ठीक है। तो अब 6 व्यक्ति का हम कुल योग निकालते हैं। कुल आयु कितना हो जाएगा, 15 छक 90। इसीलिए पिताजी का आयु, पिताजी का आयु जो है वो देखिए 5 बच्चों का 40 था, पिताजी शामिल हो गया तो 90 हो गया। तो ये अब माइनस हो जाएगा क्योंकि पिताजी का पूछा है 50 वर्ष, यानी पिताजी का उम्र कितना हो गया, 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए समझ में नहीं आने पे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ पे अपने सवालों को रखें। टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान निकालना है। देखिए औसत फिर से बोला है, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिमाणों का योग बटा परिमाणों का कुल संख्या। परिमाण जो यहाँ दिया गया है 11, 23 और x है। 11, 23 और x, टोटल परिमाण 3 है, ठीक ना। अब इसका औसत दिया गया है यहाँ पे 40। 40 बराबर 11, 23 कितना होता है, 34 प्लस x बट्टा में 3, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। 34 प्लस x ये हो गया 4 तिया 12, यानी कि 40 दिए 120। तो x बराबर 120 माइनस 34, तो ये आ जाएगा आपका 86। यानी कि जो लुप्त संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो है आपका 86। आप चेक कर लीजिए, आंसर सही होना चाहिए। 20 गया तो 114 गया 86, सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी। 5 बच्चों का जो है, 5 छात्रों का जो औसत आयु है वो 14 है। 5 वर्ष बाद पूछा है कि नया जो होगा औसत आयु वो क्या होगा। प्रश्न कुछ उलझा सा लग रहा है। 5 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी। अच्छा नहीं, ठीक है। देखिए 5 छात्रों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 14, तो कुल योग कितना हो जाएगा। देखिए नॉर्मल सा लैंग्वेज से समझाते हैं, ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चलेंगे। 70 हो जाएगा। 5 छात्रों का औसत है 14, कुल योग कितना हो जाएगा 70, 14 पचे 70। अब कहता है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पांचों को उम्र तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही विद्यार्थी यानी एक ही छात्र का क्या होगा, एज बढ़ेगा। तो जब 5 छात्र है, पांचों का एज बढ़ेगा, तो 5 पचे 25 साल। अब देखिए क्या होता है, 5 साल बाद कुल योग कितना हो जाएगा, पहले था 70, अब 5 पचे 25 जुड़ जाएगा, 70 प्लस 25 तो हो जाएगा 95। ठीक है, तो जब 95 हो गया तब कहता है इसका औसत आयु क्या होगा। इसलिए औसत बराबर, नया औसत पूछा है, 95/5 कट जाएगा ना, 19 पचे 95। ये आपका जो नया औसत है वो हो जाएगा 19 पचे 95, यानी कि 19 हो गया इसका औसत। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सरल भाषा में बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट लेके चल रहे हैं, लैंग्वेज कम लिख रहे हैं, इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पे औसत लिखा हुआ है, जहाँ पे लाइट लग रहा है वहाँ पे औसत लिखा हुआ है। क्या करें इसके लिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर नहीं बताते हैं, थोड़ा सा साइड करते हैं। आज लाइट आ रही, कल नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 11 मीटर कपड़ा 100 रुपये में खरीदा गया और उसे 110 रुपये में 10 मीटर के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ निकालें। 11 मीटर कपड़ा की कीमत 100 रुपया, 110 रुपये में 10 मीटर कपड़ा बेच दिया है। तो चलिए 11 मीटर कपड़ा का कीमत कितना बोला है, 100 रुपया बोला है। तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़ा का कीमत कितना हो जाएगा, 100/11। ठीक है, 100/11 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में मुझे नहीं करना है। अब देखिए पुनः क्या किया है, 10 मीटर कपड़ा बेचा है। ठीक है, बेचा कितना में, 110 रुपया में। तो 1 मीटर कपड़ा का कीमत निकालते हैं। 1 मीटर कपड़ा का कीमत जो हो जाएगा 110/10, यानी कि काट के आएगा 11 रुपया। ठीक ना, 11 रुपया आ गया इसका विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था, 100/11, 100/11। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो पहले हम लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 11, क्रय मूल्य इतना है, कुछ नहीं तो 1। इसको आगे हल करते हैं, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, भिन्न का घटाओ सबको आता है, यहाँ पे हम बताएंगे नहीं। 121 में 100 गया तो बच गया आपका 21/11 रुपया। ये कटेगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन मैं खुद से सेट करता हूँ, इस कारण से जो इसका आंकड़ा है वो एग्जैक्ट कभी कटता नहीं है, तो कभी कट भी जाता है पूरी तरह से। अब प्रतिशत लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ जो होगा, लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। लाभ कितना आ गया है, 21/11 गुने 100/क्रय मूल्य कितना है
क्रय मूल्य है आपका 100/11। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो 21 गुना 100/11, ये हो जाएगा 11/100। 100 से 100 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 21% क्या आ गया, इसका प्रतिशत लाभ हो गया। 21% इसका प्रतिशत लाभ हो गया। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। किसी व्यापारी को 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि कोई वस्तु है जिसको 510 रुपये में बेचा गया तो 15% का हानि होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि वह इस सामान को 570 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा ये नहीं पता है, बट हम क्वेश्चन को पढ़ के पता कर सकते हैं लाभ होगा या हानि होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन में, 510 रुपया में सामान बेचने पर 15% की हानि होती है। चलिए, यानी कि हमको निकालना है क्रय मूल्य। सीपी बराबर जो होता है एसपी गुना 100/100 माइनस एल, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस पी लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो एसपी का वैल्यू 510 गुना 100, 15% की हानि हो गया। तो 100 में से 15 को माइनस किए तो 85। अब हम काटते हैं तो 17, 5 से कटा 20 बार में, 5 से कटा 17 बार में, 17 दिया यहाँ से कट गया 30 बार में। तो 600 रुपया क्या आ गया इसका सीपी, यानी कि वस्तु जो क्रय मूल्य कीमत था 600 रुपया, बट बेचा था कितना 510 में। फिर क्या करता है, इसको दोबारा बेचता है। दोबारा बेचा है 570 रुपये में, तब कहता है कितने प्रतिशत का लाभ या, अब जाहिर सी बात है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि पूछा है, तब क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि 600 में खरीदा है 510 में बेचा, तो इसको क्या हो गया, हानि हुआ। फिर क्या करता है 570 में बेच रहा है, फिर भी तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम ही है, सॉरी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो रहा है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि सीपी जो है ग्रेटर देन एसपी। चलिए अब देखिए, इसीलिए लाभ बराबर क्या, लाभ बराबर, सॉरी लाभ तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, लाभ का तो जिक्र ही नहीं है, हानि निकालना है, तभी तो प्रतिशत हानि पे मान रखेंगे ना। हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 600 माइनस 570, जो नया विक्रय मूल्य जो है वो 570 है, तो हानि कितना हो गया 30। इसीलिए प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 क्रय मूल्य, तो हानि 30 है गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 600 है। ये कट गया 6 बार में, ठीक है, ये कट गया 5 बार में, तो 5% की हानि होती है। इस पूरे व्यापार में 5% की हानि हुई। देखिए अब अगला प्रश्न, एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपये कमाता है, उसका 10% बचत करता है, तो कितना बचाता है। कोई व्यक्ति है जो प्रति माह का मतलब होता है प्रत्येक महीना 1800 रुपये कमाता है और 10% का बचत करता है, तब कहता है कितना वो बचाता है। देखिए कमाता कितना है वो, टोटल 1800 रुपया कमाता है, इसका 10% क्या करता है वो बचा लेता है। तो अब देखिए तो कितना आ गया, 180 रुपया का वो बचत करता है, 10% ही वो बचाता है। तो 1800 का 10% आया 180 रुपया, यानी कि इसका राइट आंसर है 180 रुपया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था।
अब अगला क्वेश्चन है, राकेश और सुरेश की आय 1800 रुपये है। यदि उनके आय का अनुपात 4:5 है तो राकेश की आय पूछा है। दोनों का इनकम कितना है? 1800 रुपया, और उसका आय का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो देखिए हम क्या किए हैं, राकेश का आय 4x और सुरेश दोनों का है ना, सुरेश का आय कितना? 5x मान लेते हैं। अनुपात है उसको हम ऐसे मान लेते हैं 4x से 5x। अब कहता है दोनों का आय जो है कुल मिलाकर कितना है? 1800 रुपया है। प्रश्न से दोनों का आय कितना है? 1800 रुपया है। कौन दोनों? सुरेश और राकेश का। दोनों कितना मान है? 4x 5x बराबर 1800। ठीक है, तो 5 4 9x 1800 कट गया, x बराबर आ गया 200। x बराबर जब 200 आ गया मतलब x का मान हमें पता चल गया है। तब पूछता है राकेश की आय क्या होगी? राकेश की आय क्या होगी? इसलिए राकेश की आय बराबर, आय मतलब आमदनी, इनकम। x का वैल्यू 200 आया है, राकेश का कितना माने थे हम? 4x। तो x को हटाएंगे, मान रखेंगे 200, 800 रुपया आ गया राकेश का आय। ये हो गया इसका राइट आंसर। राकेश का आय जो है वो हो गया 800 रुपया। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पे दिक्कत हो हमें ज़रूर बताएं, मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उस तरह का क्वेश्चन ले करके आऊँगा और उसे प्रीवियस क्लास से ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। समझे ना? चलिए, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोग को दिक्कत कहाँ आ रही है। हमारे YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं बेहतर तरीके से आपको सारा कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा ताकि आप लोग को समझने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस मेरा शौक़ है पढ़ाने का। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, खास करके वैसे विद्यार्थी जो पढ़ाई के क्षेत्र में एकदम कमज़ोर हैं, स्पेशली मैथ में, मैं उन लोगों को अपना टाइम समर्पित करना चाहता हूं ताकि मैं उनके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के लाऊं और वो समझ सकें। और बात रही इस टाइमिंग का, तो देखिए मैं पहले से ही रेलवे में जॉब करता हूं। मैं टाइम निकाल करके स्टूडेंट के लिए जो भी होता है कंटेंट मैं बनाता हूं और उसे अपने YouTube चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं। ठीक, मेरा पैशन था पढ़ाने का, एक टीचर बनने का, जो मैं नहीं कर पाया। मैं रेलवे के क्षेत्र में आ गया, मुझे वहाँ जॉब मिली, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो पैशन है वो मेरा पैशन बना रहे, छूटे नहीं, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा करूं ताकि मैं प्रेरित हो जाऊं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 4 में एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो ध्यान में नहीं रहा, तो अब उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए 10 संख्या है मेरे पास टोटल, ठीक ना। 10 संख्या का औसत कितना है? 7 है। तो अब हम 10 संख्या का योग निकालते हैं। 10 संख्या का योग हो जाएगा कितना? 70। मैं पहले भी बता चुका हूं कि औसत का मतलब होता है एक का मान। टोटल 10 है तो 10 सते 70 हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में क्या करें? 12 से गुना करें।
12 से, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 10 संख्या है, मैं 10 को गुना करूंगा तो प्रश्न से, ठीक है, 10 गुने 12 120 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या को मैं क्या करता हूं, 12 से गुना करूंगा, ठीक है। पहले 10 संख्या का औसत कितना 7 था, औसत टोटल संख्याओं का योग कितना था 70। अब प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किए हैं, 10 संख्या मेरे पास है तो 12 देंगे 120। अब क्या हो जाएगा, संख्याओं का कुल योग, नया योग, संख्याओं का नया योग 120 अब प्लस पहले का कितना था 70, 190, ठीक है। टोटल संख्या कितना था 10, इसीलिए औसत बराबर जो हो जाएगा वो 190 संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, संख्या 10 से कट गया ये 19, ये क्या आ गया, इसका औसत आ गया। ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, मैं अभी जब काउंट कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 4 पूरी तरह से सॉल्व कर दिए हैं। इससे पहले का वीडियो जो था, पिछला क्लास जो था, उसमें प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन था, आज ये 4 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट डे मैं 5 का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो ये सारा PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल गायत्री एकेडमी पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपने समस्याओं को हमारे चैनल पे बताएं, मैं आपकी समस्याओं को और बेहतर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर कोई त्रुटि मिले तो मैं उस त्रुटि को सुधार करूंगा। ये त्रुटि बताना आपका काम है, आप बताइए हमें, मैं सुधार करूंगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद का जो क्लास होगा वो इंग्लिश का क्लास शुरू करेंगे हम। तो इंग्लिश का टॉपिक मैं इंग्लिश के क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आज का क्लास, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री एकेडमी और हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।